हाँ बच्चों, तो हो गए आपके क्वेश्चंस जो थे सी पार्ट। लेट्स सी। अगर हाँ, जो उसका सेंटर, वही जो मैट्रिक सेंटर जो होता है वो इंटीग्रेशन से होता है। तो आप सोचो ना, फर्क नहीं पड़ा ना, रॉड को ही अगर आप पूरा एक्सटेंड करके 3D में बना दो फिगर, कोई भी बड़ा फिगर आप सोच सकते हो ना कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी रॉड्स, अगर उस टाइप का फिगर है तो। नहीं तो जो मेन प्रूफ होता है वो तो इंटीग्रेशन से ही होता है। सबने कर लिया बच्चों काम? हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 0 सी पार्ट। ये फोर्थ का बच्चों आंसर बी आएगा, मुझे पता नहीं क्या दिया हुआ है आपके पास। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन में एक कोई टर्म यूज की हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। ये हमें अभी नहीं पता क्या होती है, बट व्हाट वी नीड टू नो इज कि बेसिकली ये वो वाला पॉइंट है जिसकी हाइट आपको लेनी है टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नॉर्मल केसेस में तो हम जिसको सेंटर ही मानते हैं ना, जिसको अभी तक हम सेंटर बोलते आए थे, असली में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी, अगर दिया है तो आपने उसी का ही हाइट लेनी है। ठीक है, तो अब सिक्स में करना क्या है आपको, क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम एंड ए, वेट ऑफ 18 न्यूटन इज अटेंच्ड एट एंड बी। तो अब हमने इसको वर्टिकल कर दिया, तो वर्टिकल कर दिया तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हाइट पे आ गया, 2 पे, और जो पॉइंट बी है वो कितनी हाइट पे आ गया, 5। तो क्या करना है, मतलब जो मास बी पे रखा हुआ है उसका mgh लगा दिया हमने 80 वाले का, और रॉड के ऊपर हमने क्या लगा दिया, वही mg डेल्टा एच। लेकिन डेल्टा एच किसका लेना था, जैसे मैंने आपको बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कुछ नहीं मेंशन होता अगर मान लो, फिर हम क्या करते, फिर तो हम मिड पॉइंट ले ही लेते हैं, है ना। हम्म। फिर तो हम सिर्फ वो लेते, बट हमें तो अलग अलग दिया हुआ है तो हमने अलग अलग निकाल दिया। अभी आपको पता ही नहीं जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कैसे करोगे। हाँ इंडिविजुअली तो इट्स लाइक अगर 10 बॉडीज हैं तो आप 10 का इंडिविजुअली ऐड करके तो टोटल निकाल ही सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बच्चों, डन। एक्सरसाइज 1 बच्चों, पहले थर्ड बताओ, थर्ड में मतलब इसे बस ये ध्यान रखना है कि अब जो आपको गिवन है वो 1/4 पार्ट का है, मतलब जो मास लटक रहा है उसका मास क्या हुआ है, m/4 हुआ, है ना। और उतने पार्ट के सेंटर को आपने कितना ऊपर किया, कितनी लेंथ लटक रही है, l/4, है ना। ये फिगर है आपका, जो पार्ट तो ऊपर है उसे तो आपको मतलब ही नहीं है। आपका क्वेश्चन तो ये है कि ये एक रॉड ऐसे है, m/4 मास, लेंथ l/4, इस रॉड को आप ऐसे ऊपर लेके आ रहे हो, तो आपने इसके सेंटर को कितना ऊपर किया मूव, l/8। तो क्या बन गया, m/4 g l/8,
हाँ जी, उसके बाद नहीं, ठीक है आंसर आ रहा होगा इसका आंसर बच्चों फिफ्थ का। ध्यान से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक करो। आगे ये जो मीटर स्केल देने का क्या पर्पज है, जैसे मैं 2-3 क्वेश्चंस में देख रहा हूँ लेंथ 1 मीटर, राइट? डन। सुहानी आपके हो गए थे फिर क्वेश्चंस? क्या पहले क्या टेंशन हो गई थी, क्यों नहीं हो रहे थे? अच्छा, तो बच्चों देखो, जो ध्यान रखना, जब हम कहते हैं एम जी डेल्टा एच, है ना, जब हम एम जी डेल्टा एच ऑफ सेंटर भी कहते हैं लेट से, उसमें एम क्या है? एम तो पूरा मास ही है। हमने ये तो कहीं पे बात ही नहीं की कि आप एम को आधा लो या कुछ भी करो ना। हमने तो सिर्फ ये कहा कि जो हाइट लेनी है, चेंज इन हाइट लेना है, वो क्या करना है? वो सेंटर का लेना है। हाँ, कुछ होंगे क्वेश्चन, सारे ही होंगे, हो सकता है हाँ। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? हम्म। हाँ, यस, इलास्टिक एनर्जी लिखा हुआ है तो स्प्रिंग मान। राइट बच्चों, डन। ठीक है जी। तो जो यहाँ तक किया था हमने, आपको याद है, मतलब हमने जब ये क्वेश्चंस कर रहे थे, मतलब किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स थे? सबसे पहली बात तो ये थी कि वर्क एनर्जी थ्योरम दो ऑब्जर्वेशंस पे लगती है ना, इनिशियल ऑब्जर्वेशन एंड फाइनल ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात, हाँ, आपको मतलब ये सिस्टम के ऊपर लगती है ना, तो ये सिस्टम को आइडेंटिफाई करके फिर आपको क्लियरली देखना होगा कि उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है? तो और फिर उन फोर्सेस का वर्क डन लिख के, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी लिखना होगा। तो अगर कोई भी अननोन फोर्स है या डाउटफुल फोर्स है जिसका आपको नहीं पता कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? उसको लेफ्ट साइड पे लिख के उसका वर्क डन निकाल दो। क्या ये बात समझ आई बच्चों? ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे मैंने किया था, मुझे बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के साथ अब आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मतलब बच्चों आप मुझे ना, मतलब क्लियरली आपने लिखना है कि आपके सिस्टम में क्या है, ठीक है? मतलब सिस्टम बनाओ, फिर सिस्टम में जो जो फोर्सेस लग रही हैं उन सब के वर्क डन लिख दो कितने। पहले मुझे यहाँ तक मतलब करके दिखाओ सर।
तो बच्चों बस इतना करके मुझे दिखा सकते हो आप, ठीक है? क्या आपने, मतलब मुझे ये बताना है कि आपने सिस्टम में क्या कुछ लिया, उसके हिसाब से कौन सी फोर्सेस बनी और उन फोर्सेस के क्या वर्क डन है। मतलब चाहे वो कोई वेरिएबल लिया हुआ है आपने तो वेरिएबल की टर्म्स में ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा आपने किया ही नहीं जो मैंने बोला था। अगर ये सिस्टम है तो फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो इन्वॉल्व हुई और उनके वर्क डन क्या है। वर्क डन का क्या लिखा है आपने? नहीं तो इसमें इसका क्या होगा, जो नॉर्मल है उसका वर्क डन और ग्रेविटी फोर्स वो नहीं लग रही। नॉर्मल नहीं टूट जाएगी। हाँ तो वो फोर्स है ना, दो अलग फोर्सेस है ना वो। अ, ठीक है, मतलब इसमें हम मतलब ग्रेविटी और नॉर्मल को अलग से दिखाते हैं, दोनों के इंडिविजुअल वर्क डन की बात भी कर सकते हैं ना। हाँ मतलब इन दोनों के साथ क्या हुआ, इनके वर्क डन क्या है। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसका तो जीरो ही है। डिपेंड करता है, मतलब सिचुएशन डिपेंडेंट है, मतलब इसलिए हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे।
बाकी फोर्सेस का वर्क डन जो भी होगा, क्या होगा उस कारण से, बाकी फोर्सेस का वर्क डन वो लिखो। इसका मतलब ये थोड़ा कि आप ये कहोगे कि वो फोर्स ही नहीं लग रही। नॉर्मल। हाँ बच्चों देखो, सी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। मान लो हमने इस क्वेश्चन को करना शुरू किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सिस्टम आपका क्या बनेगा? बॉडी और अर्थ बनेगा। आपने ग्राउंड लिखा है या सरफेस लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। जब हम ये सिस्टम मानते हैं, देखो बच्चों अगला स्टेप बहुत क्रिटिकल है। आंसर तो अपने आप कॉन्सिक्वेंटली आ ही जाएगा। ये स्टेप के बाद हमें समझना था कि फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। बताओ कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी? ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन। हमने तीनों को लिखना है कि भाई हाँ ये तीन फोर्सेस हैं। आप जबरदस्ती ये एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हो कि हाँ जी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी? वो तो अगला स्टेप है ना, और पता नहीं उस स्टेप की जरूरत भी है कि नहीं है। तो पहले तो ये पूछा गया कि फोर्सेस बताओ कौन सी लग रही है, तो ये तीन फोर्सेस तो इन्वॉल्व हुई ना, ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, करेक्ट। अब इन फोर्सेस में अगर हम बात करें, मतलब ये इस टाइप की सिचुएशन होगी कि भाई ब्लॉक है जिसकी पहले वेलोसिटी 20 है, उस पे एन लग रहा है, एमजी लग रहा है, फ्रिक्शन लग रही है, और ये एक आगे डिस्प्लेस हुआ और उसके बाद वहां पे रेस्ट पे आ गया। यही सिचुएशन हो रही है, ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक है। तो हम मतलब चलिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की। तो हमने ये बना लिया। हम इससे कि जो फोर्सेस है उनके वर्क डन। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो नहीं सुनना। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि नॉर्मल और ग्रेविटी का वर्क डन कैंसिल हो गया। उसकी जरूरत ही नहीं है, ग्रेविटी का तो इंडिविजुअली भी जीरो हो रहा है ना। क्यों? फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन का भी इंडिविजुअली जीरो हो रहा है। क्यों? फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। तो आप सीधा ही वो कह सकते हो ना। हम फिर क्यों ऐसे कहें कि ग्रेविटी और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं? उसके लिए तो एक तरह से हमने सेकंड लॉ लगाया, मतलब इक्वेशन न्यूटन्स लॉज लगाए। वो जरूरत ही नहीं पड़ रही लगाने की। आई बात समझ? मतलब ये बात आइडेंटिफाई करनी जरूरी थी बच्चों कि अगर एक मिनट के लिए मान लो मैं ये क्वेश्चन प्योरली एनएलएम से कर रहा होता, फिर मुझे क्या करना पड़ता? मुझे सारी फोर्सेस ड्रॉ करके एफबीडी बनाता मैं, और फिर एफबीडी से एफ इक्वल टू एम एक्सेट्रा अप्लाई करता। वर्क एनर्जी का फायदा ही क्या हो रहा है कि भाई मैं ये बता सकता हूँ कि यार इस फोर्स ने कुछ नहीं किया, ग्रेविटेशनल नॉर्मल फोर्स ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं जो इक्वेशन अपनी बनाऊं, वो इस इक्वेशन में मुझे इनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं किसके बारे में सोचूं? सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में। आई बात समझ? तो अब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या हो गया जनरल टर्म्स में? माइनस म्यू एम जी इंटू एस, इजंट इट? क्या ये बात समझ आई? तो ये हमें काम पहले ही कर लेना है बिफोर अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। मतलब मैं बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसके लिए मैंने आपको कहा भी कि आंसर वेरिएबल्स में दे दो मुझे, कि भाई कि हमें तैयारी करनी आ गई कि नहीं। आप में से कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको सॉल्व करके भी मुझे बता दिया कि क्या नंबर है। वो तो चलो ठीक है, वो अगले स्टेप से ही आना था। बट हम अप्रोच तो ये रखेंगे ना, हम इस सीक्वेंस पे चल रहे होंगे ना। अब उसके आगे आएगा वो कि अब क्या करूंगा मैं। अब मैं कह रहा हूं कि हाँ जी वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। तो वो क्या बन गया? वर्क डन तो सिर्फ इसी का आना था, माइनस म्यू एम जी एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इस केस में हमें पता है कि सिर्फ डेल्टा के ही आना है, और कुछ तो है ही नहीं। तो वो बन गया जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, अपने आप माइनस साइन भी कट गया,
और उससे हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 50 मीटर्स। नहीं, नॉर्मली बच्चों जैसे टेंशन का मैंने आपको बताया था ना, डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम तो अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी भी तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। हाँ बच्चों, सबको क्लियर हो गया ये? इसी सीक्वेंस में चलेंगे ना? हाँ। हम्म। नहीं, क्यों? अगर मैं, ये डस्टर है, इसको ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो नॉर्मल ऊपर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रही है, तो डस्टर के ऊपर तो उसका वर्क डन हो ही रहा है। हाँ बच्चों, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, फिगर साफ करके बना देते हैं। तो बच्चों ये सिचुएशन है, मास एम का ब्लॉक है, वी स्पीड से जा रहा है, स्प्रिंग को दबाएगा, ठीक है। तो आपको बच्चों ये एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, सिस्टम बना के सारी फोर्सेस के बारे में सोच के। तो आप ऐसा करो, ठीक है, स्टेप 1 से ही स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले बस सिस्टम बना के मुझे फोर्सेस बता दो, वर्क डन भी नहीं, सिर्फ सिस्टम एंड फोर्सेस, चाहे वो नोन है चाहे अननोन है, बता दो। सरफेस स्मूथर अभी करेंगे, रफ कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए, सिस्टम एंड फोर्सेस।
और ये याद रखना कि यहाँ पे तो वो भी फायदा नहीं हो रहा कि हम कहें कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, फोर्स बनानी तो सारी पड़ेंगी। व्हाट अबाउट द फोर्स जो ये दीवार स्प्रिंग पे लगा दी? व्हाट अबाउट द फोर्स जो दीवार स्प्रिंग पे लगा दी है, राइट मोस्ट? आई थिंक ये सबने मिस की होगी, मैं बता ही देता हूँ। आपने सिस्टम किसको बनाया बच्चों, ये बताओ? ब्लॉक एंड, ठीक है, ये दीवार भी अर्थ का ही पार्ट मान लो, अर्थ के साथ ही फिक्स्ड है। तो आपके सिस्टम में तीन चीजें आ रही हैं, स्प्रिंग, ब्लॉक एंड अर्थ, ठीक है। अब अगर हम फोर्सेस के बारे में सोचें, कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं? mg फोर्स हो रही है, और नॉर्मल 2, 3 स्प्रिंग, और चौथी फोर्स जो अर्थ से स्प्रिंग पे लग रही है। यहाँ पे भी तो एक फोर्स लग रही है ना स्प्रिंग के ऊपर, नहीं क्या? कुछ भी कह दो, डजंट मैटर, बट एक फोर्स तो लगेगी। नॉर्मल कह दो चाहे, या जो भी कह दो। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो देखो बच्चों, ये फोर्स तो आ गई एक अजीब सी, लेकिन इसका फायदा क्या था हमें? एक सेकंड। हाँ जी, तो अब हमने क्या समझा बच्चों, कौन कौन सी फोर्सेस आ सकती हैं यहाँ पे? हमारा सिस्टम क्या है? ब्लॉक, स्प्रिंग, इसको ऐसे कहता हूँ ना, अर्थ प्लस वॉल। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस आ रही हैं? mg और नॉर्मल, स्प्रिंग और फोर्स बाय वॉल। ये 4 फोर्सेस आएंगी, ठीक है। अब इनके वर्क डन के बारे में सोच। mg का वर्क डन क्यों? रिएक्शन का वर्क डन, ठीक है, अगर इसका वर्क डन 0, रीजन आपको समझ आ गया? नॉर्मल का वर्क डन क्यों? फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग का वर्क डन कुछ तो होगा, स्प्रिंग तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो इसका वर्क डन होगा कुछ ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट दिस फोर्स बाय वॉल, क्यों? फिर बताओ बच्चों। 0 क्यों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो रही है ना? तो बच्चों फिर से समझो एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस चैप्टर क्या हो रहा है। जितनी बेकार फोर्सेस होती हैं
ठीक है, जो चलो आपके लिए अच्छी बात है, आप तो लिखते ही नहीं हो वो पहले से ही, ठीक है। तो हो क्या जाता है, उनका वर्क डन 0 ही आता है, ठीक है। बट आगे अटकोगे, ठीक है, अभी तो काम चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा ध्यान से कह रहा हूँ कि सारी फोर्सेस लिखो, ठीक है ना, कि वी शुड बी वेरी क्लियर कि किसका 0 आया किसका नहीं आया। तो यहाँ बच्चों कौन सी फोर्स बची, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स बची। आप बच्चों मुझे ध्यान से सोच के बताओ, हम स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन को कैसे कहां पे कंसिडर करते हैं। तो एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड का कोई उस पे आ जाएगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब भाई मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी, इनिशियल सिचुएशन क्या हुई, यहाँ पे फाइनल सिचुएशन क्या होगी, जब उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, जब उसने स्प्रिंग को सबसे ज्यादा कंप्रेस किया हुआ होगा बच्चों, उस टाइम पे ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, क्यों, भाई अगर नहीं रुका होगा तो इसका मतलब अभी और कंप्रेस कर सकता होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जब उसने ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर लिया हो तो तभी होगा ना, अभी अगर डिकम्प्रेस कर करके रुक गया अब तो वो, आती है बात समझ, ठीक है ना। तो हमें ये समझ आता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे जो वी होगा वो 0 होगा, करेक्ट। तो अब बच्चों हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी, क्या लिख दूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, इस केस में 0 ही आएगा, राइट हैंड साइड पे डेल्टा के ई क्या बना, 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, डेल्टा पी में क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0, क्यों, फाइनल कंप्रेशन है एक्स कुछ, इनिशियल कंप्रेशन तो 0। तो इसको सॉल्व करके व्हाट डू यू, एक्स इक्वल टू वी रूट एम अपॉन के। वो तो मैं बताएगा, बता सकता हूँ। एंड बच्चों इस बात को अगर फिजिकली सोचना हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन में, अगर हम ये दो एग्जांपल्स देखें, ये वाला और इससे पीछे वाला, पिछले एग्जांपल में क्या था, दोनों में ही ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है। इस एग्जांपल में क्या हुआ था, ब्लॉक, दोनों में ही ब्लॉक फाइनली रुक रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ था, ब्लॉक ने अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी फ्रिक्शन के कारण। और इस वाले केस में क्या हुआ, मतलब ब्लॉक ने तो लूज कर दी बट कहां चली गई, अब स्प्रिंग के पास स्टोर्ड है ना। तो इसीलिए ऐसा है कि हमें पता है कि अगर हम सोचें कि इसके बाद अगले इंस्टेंट पे क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग उसको धक्का मारेगा, है ना। तो क्या कर रहा है बेसिकली उस टाइम पे स्प्रिंग, इसको एनर्जी वापस कर रहा है। आगे बात समझ बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों इसमें कोई भी डाउट किसी को, तो बच्चों जैसे कि डिमांड थी,
सब कुछ सेम, बस अब क्या हो गया कि ये बच्चों जितने रीजन में स्प्रिंग है, ठीक है, उतना रीजन रफ है, हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू। ठीक है, ध्यान से, मैंने पूरा रफ नहीं कहा, मैंने जहां से स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है वहां से कहा है कि म्यू एक्ट कर रहा है। इसका आंसर निकाल के दिखाओ बच्चों मुझे। क्वाड्रेटिक के साथ गलत। तुम्हारा तो अब 10 बार के लिए बैन है, जैसे तुमने गलती किया ना। तुम्हारा भी 5 बार के लिए बैन है, जो गलती की है। सेम चीटिंग कर रहे थे क्या दोनों दूर से? ऐसी गलतियों से बचने के लिए ये कहा गया था कि शराफत से हर कोर्स का वर्कडन लिख दिया करो।
हम जल्दी करते हैं तो फिर गलती हो जाती है। ठीक है, क्या गलती है शुभम? चलो, इस एक क्वेश्चन ने तो मेरे कई चक्कर बचा लिए आगे के लिए। हाँ जी, क्या करना है इसमें? सबको पता है इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन, फोर्सेस, सब कुछ वही है। बस क्या टर्म एक्स्ट्रा ही है कंपेयर टू ऊपर वाला क्वेश्चन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वर्क डन इस केस में क्या आएगा? डेविड बताएगा क्या आएगा। डेविड, फ्रिक्शन का वर्क डन। हाँ सर, में क्या होता है? एक्स आता है कि नहीं आता? इन्होंने फ्रिक्शन में फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी ये लिखा हुआ था। तो पहली गलती। दूसरी, कईयों ने माइनस नहीं लगाया हुआ था। जब फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा तो उसमें तो माइनस भी आएगा। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम की, उसमें क्या आएगा? माइनस म्यू एम जी एक्स। माइनस क्यों आया? ऑपोजिट हो रहा है ऑफ कोर्स। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? डेल्टा के ई, 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डेल्टा पी हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो आयुष ने कहा कि मैं कोई बात नहीं, यहाँ तक नहीं की, तो उसने यहाँ रीअरेंज करने में भी साइन की गलती कर दी। तो इसको भाई जब आप करोगे तो आपने बस टर्म्स को नहीं, एक और गलती भी की थी, एक महान गलती और भी थी, बताता हूँ अभी। इसको व्हेन यू रीअरेंज व्हाट डू यू गेट? यू गेट हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो आप में से किसी ने इन दो में से एक्स कॉमन लेके तो ब्रैकेट के अंदर एक्स रखते हुए फिर उसको राइट हैंड साइड ले जाके पता नहीं क्या 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 हुआ था। क्वाड्रेटिक, राइट? तो इसमें क्या करना था? क्वाड्रेटिक
लगा के सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ठीक है, यहाँ पर बट बात नहीं है। हम क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो इसके ऐसा बच्चों, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्या होगा इस केस में? नीचे जाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा। एच ये स्प्रिंग के ऊपर वाली है।
ठीक है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड जरूरत नहीं थी, सिंपली हो सकता है वर्क एनर्जी से। ठीक है, गलत। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक हो गया, गिनते रहो। हाँ, वो कैंसिल हो जाता है, मुझे दोनों पे लग रहा है। गलत। तुम भी गिनना शुरू कर दो। गलत। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक। मार पड़ेगी इधर। गलत। हाँ जी, ठीक है। गलत। कर दो शुरू गिनती, तुम भी। हाँ जी, क्या कुछ आएगा सिस्टम में? दो ही चीजें हैं, ब्लॉक और स्प्रिंग। फोर्सेस, ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, और ग्राउंड से नॉर्मल आएगा, उसका वर्क डन तो जीरो ही है। क्यों? नो डिस्प्लेसमेंट। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होएगी बच्चों स्प्रिंग की, क्या तो क्या होगा? स्प्रिंग कुछ यहां से ऐसे मान लो एक्स नीचे आके यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो देखो, अब ध्यान से देखो बच्चों, सी जो गलती होनी थी साइंस की होनी थी, वो ये आप में से कुछ लोगों ने कर दी। कहां से कहां हम लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम? इनिशियल पोजीशन से, सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है लेफ्ट हैंड साइड, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो। और लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया जीरो। राइट हैंड साइड डेल्टा के, वो भी जीरो। क्यों? इनिशियली भी जीरो है, फाइनली भी जीरो है, तो वो भी गई। क्या टर्म बची बस राइट हैंड साइड पे? डेल्टा पी। अब डेल्टा पी यहाँ पे दो तरीके की आएगी, ग्रेविटेशनल वाली भी और स्प्रिंग वाली भी। ग्रेविटेशनल वाली क्या बन गई? एम जी माइनस ऑफ एच प्लस एक्स। कुछ लोगों ने तो ये गलती की है, राइट, कि आपने सिर्फ एम जी एच ले लिया। एम जी एच प्लस एक्स आएगा और माइनस आएगा, क्यों? नीचे को हो रही है। और स्प्रिंग वाली क्या बनेगी? हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। तो भाई हमारा सीधा सीधा इसमें क्या बन गई इक्वेशन? लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड डेल्टा पी में क्या आ गया? एम जी इंटू माइनस एच प्लस एक्स।
तो आपकी ये क्वाड्रेटिक बनेगी हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स माइनस एम जी एच इज इक्वल टू। क्या ये बात समझ आई बच्चों? मैक्सिमम लोगों ने कुछ साइंस की गड़बड़ की हुई थी फॉर सम रीजन। नहीं बट स्प्रिंग तो तब कंप्रेस्ड है ना। तो जैसे मर्जी लिख लो, बट आपको जब निकालना ही अलग से एक्स है तो उसके लिए तो आपको एक ये पॉइंट लेना ही पड़ेगा ना बीच में। हाँ कर सकते हो, बट उसकी जरूरत क्या है करने को? तो आप इसको दो में ब्रेक भी कर सकते थे। कैसे? यहां से यहां तो आपको स्पीड पता है √2gh आ गई, और फिर उससे नीचे, बट उससे कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि आपको वर्क एनर्जी तो फिर भी लगानी तो पड़ी, तो सीधा ही लगा दो। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये सिचुएशन है, एक स्प्रिंग ब्लॉक के साथ अटैच्ड है और अभी वो अपनी नेचुरल लेंथ पे है। मान लो हमने कोई सपोर्ट रखी हुई है। सिचुएशन समझ आ रही है कि अभी हमने स्प्रिंग को खींचने नहीं दिया। 1 मिनट ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमें दो केसेस बनाने हैं। एक केस में तो हम ये करते हैं कि हमने सपोर्ट को एकदम झटके से हटा दिया, तो क्या होगा? स्प्रिंग कुछ नीचे जाएगा और फिर प्रोबेबली उसके बाद फिर ऊपर भी आएगा, विच वी नो फ्रॉम हमारे एक्सपीरियंस कि फिर उसके बाद ऊपर भी आएगा। ठीक है जी, ओके। केस 2, इसको ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस सपोर्ट को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं। ये तो हमें दिख रहा है ना कि इनिशियली तो स्प्रिंग कितना चाहेगा, जैसे जैसे मैं सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे करूंगा तो ब्लॉक भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे नीचे करता जा रहा हूं। तो क्या होगा बच्चों इस केस 2 में? तो भी स्प्रिंग खींचेगा, ठीक है, तो भी स्प्रिंग खींच रहे। तो जब तक स्प्रिंग खिंच गया पूरा, मैंने उसके बाद फिर अपनी सपोर्ट को हटा दिया। फर्क क्या है दोनों केसेस में? एक में तो झटके से हटा दिया सपोर्ट को, दूसरे में धीरे धीरे हटाया, ग्रेजुअली हटाया। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपने दोनों केसेस में निकालना है कि स्प्रिंग कितना खिंचता है। बहुत ध्यान से करना। मैंने मतलब जैसे मैंने समझाया और जैसे यहाँ लिखा हुआ उल्टा लिखा है, राइट? ध्यान रखना। ए में लिखा है कि धीरे धीरे सपोर्ट को नीचे किया, बी में लिखा है कि एकदम से हटा दिया।
अच्छा, तुम्हारी स्टेज 2 की तो कोई खबर नहीं अभी, है ना? अच्छा है, इतना लेट हो जाए। और आपकी बीच में वो कुछ क्लासेस स्टार्ट हुई थी, वो मैट एसएसटी, वो चल रही है? बंद हो गई है, तुमने लगानी बंद कर दी? टेस्ट होता है। टेस्ट भी नहीं दे रहे होगे? मैं आपको कह ही रहा था, पहले मैंने कहा नहीं था, वो साथ में पॉसिबल ही नहीं होता जब, क्योंकि 11th का ही अभी तो बहुत काम है। तो अपने लिए तो अच्छा है और लेट हो जाए, मतलब जान फेब में हो जाए, वो बेस्ट है। अच्छा एक बच्चों, जैसे नॉर्मली सितंबर में छुट्टियां होती हैं 1 वीक की, वो इस बार नहीं है आपकी। ठीक है, आपकी छुट्टियां जो होंगी वो नवंबर में होंगी, अराउंड 15-20 नवंबर के आसपास। मुझे स्कूल बताना बच्चों आपके कौन कौन से हैं? कितने लोग डीपीएस में हो? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। कितने लोग और कौन सा स्कूल है, बिप्स में हो? 1, अभिजीत, मिलेनियम, स्कॉलर फील्ड, रेयान, डीएवी, 3, बुड्ढा दल, और कौन से स्कूल हैं? अपोलो, 3 4, ओके। और बाकी के स्कूल में? ब्लॉसम, जीएनएफ, और जेवियर में कितने लोग हैं? 2, और हो गए सारे? और चलो, मैं मतलब एक्चुअली इसलिए पूछा था कि मेरी डीपीएस में बात हुई थी, तो डीपीएस के तो जो स्कूल एग्जाम्स नॉर्मली सितंबर में होते हैं, वो नवंबर में ही होंगे। आप बाकी लोग भी अपने स्कूल में कह देना कि भाई तभी रखें या रखें ही ना। हाँ, रखा हुआ है? हाँ? क्या कह रहे हो? है अभी? अच्छा। आपकी हिम्मत पे है। वैसे तो कुछ नहीं होता, बट अब कितना आप सह सकते हो कि वो 1 2 बार डांटेंगे, उस पे है। होगा कुछ नहीं, ये गारंटीड है। तो वो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, सब्जेक्टिव ले रहे हैं? नहीं, एक दिखाना है, एक दिखा दो। अपोलो में तो होते ही नहीं है मिड टर्म एग्जाम्स, जहाँ तक मुझे पता है ना? वहाँ तो वैसे ही आराम है। चलो।
जो तुम्हारा सीनियर बैच है ना, एक्सेल वाला, उसमें भी ऐसे ऑप्शन है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी क्लास लगा लो। तो उसमें से कुछ बच्चे तो जैसे पटियाला के बाहर के हैं, तो वो वैसे ही ऑनलाइन ही लगाते हैं, तो मतलब वो प्रॉपर चलता है तीनों क्लासेस। तो उन्होंने ना बड़ा सही सिस्टम बनाया हुआ है कि जनरली ऐसा होता है कि थर्सडे फ्राइडे को ज्यादा होमवर्क मिलता है मंडे तक के लिए। तो मंडे की क्लास में सब ऑनलाइन आते हैं, मतलब कभी एक बच्चा कभी दो बच्चे ऑफलाइन आएंगे, बाकी सब ऑनलाइन, क्योंकि उन्हें पता है कि उस दिन तो फिर काम नहीं किया हुआ। फिर धीरे धीरे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आते हैं। हाँ भाई, चलो मैं एक हिंट देता हूँ। एक गलत, नहीं मैंने तो नहीं लिखा थी, जैसे मर्जी करो। इनफैक्ट मैंने बस वही एक छोटा सा हिंट देना था। चलो दिखा दो पहले। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों, ए केस में क्या आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो? मतलब क्या आप दिक्कत आएगी लगाने में? जो सपोर्ट से फोर्स आ रही है उसका वर्क डन। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि कुछ देर तो चल जाएगा आराम की, चल जो नहीं पता उसको लिखो ही मत, बट कहीं ना कहीं अटकोगे जाके। हम्म, ये क्या बी है? ठीक है। तो फर्स्ट में बच्चों आप वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा पाओगे ए पार्ट में। रीजन, फिर उसमें सपोर्ट का भी वर्क देना चाहेगा। मतलब देर इज नो वे जिसमें आप यहाँ पर ये कह पाओ कि हाँ सपोर्ट का वर्क डन जीरो है, क्योंकि यहाँ तो वो जो फोर्स लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, कुछ ना कुछ तो वर्क डन आएगा। चलो लास्ट 1 मिनट। गलत, यही तो मैं कह रहा हूँ तब से कि नहीं कर सकते, वो आपने फिर वही करके दिखा दिया। समझाऊंगा मैं भी। निकलेगा ही नहीं। चलो देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? ब्लॉक लगा हुआ है, हमने नीचे सपोर्ट दी हुई है, हम उसको धीरे धीरे सपोर्ट को नीचे ला रहे हैं, ब्लॉक भी नीचे आ रहा है। हमने हटा लिया हाथ। जब हमने हटाया उसके बाद क्या होगा ब्लॉक के साथ? वहीं पे रहेगा। ये बात समझते हो? अगर वहीं पे रह रहा है उसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम, विच मीन्स कि हम क्या करेंगे? फोर्स बैलेंस। तो ए पार्ट जो हमें करना था बच्चों, वो करना था सिंपल फोर्स बैलेंस।
सोच पा रहे हो? तो फोर्स बैलेंस से क्या आ जाएगा देखो, कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? mg नीचे kx ऊपर, इक्वेट कर दो तो क्या बन गया, x इक्वल टू mg बाय k। कितने लोगों ने निकाला था mg बाय k? ओके, समझ आ रहा है फोर्स बैलेंस क्यों किया? अब तो हटा दिया सपोर्ट को, सपोर्ट को तो रिमूव कर दिया ना बाद में, मतलब कि लोअर्ड स्लोली करके, यहाँ लिखा नहीं हुआ बट मैंने आपको बताया था कि हटा दिया। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? सेकंड पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। वो तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या आंसर आएगा, 2 mg बाय k। क्या ये सोच पा रहे हो बच्चों? बच्चों लिखने से भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये दो आंसर अलग क्यों आ रहे हैं। जो बच्चों ये राइट साइड वाला पार्ट है, वहां पे अगर हम सोचें कि क्या हो रहा है, आपने नेचुरल पोजीशन पे ब्लॉक को रिलीज कर दिया, ब्लॉक नीचे जा रहा है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब के एक्स इक्वल टू एम जी हो रहा होगा तो फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी। लेकिन उस इंस्टेंट पे दिक्कत क्या है, तब तक उसके पास कुछ वी आ गया, इस कारण से क्या हुआ, वो और नीचे चला गया। फाइनली वो कहां जाके रुकेगा, जब वी जीरो हो गया मतलब। आई बात समझ? तो आपने इस इंस्टेंट और सबसे ऊपर वाले इंस्टेंट के बीच में एनर्जी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे वो वहीं पे क्यों रुक गया था, क्योंकि यहां हमने उसको वी दिया ही नहीं, लेने ही नहीं दिया उसको भी। तो क्या हुआ, उस कारण से वो इस केस में अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रुक गया। यहां पे क्या होगा, अब खिंच गया ज्यादा तो क्या होगा, अब ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो बस ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। बात समझ आ रही है बच्चों? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ऑस्सिलेशन होती रहेगी। तो बच्चों ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक तो सबसे पहले बात यह कि एकदम समझ ही नहीं आता कि फर्क क्या है दोनों केसेस में, है ना। और फिर आप देखो कि अब इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि हमें एक जगह एफबीडी लगाना पड़ा और एक जगह वर्क एनर्जी लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा सिखा रहा है कि भाई कहाँ पे स्टिल आप फोर्सेस से ही काम करोगे और कहाँ पे आप को एनर्जी लगा सकते हो। कर लिया बच्चों ने अपने नोट? ये सबको क्लियर हो गया कि क्यों यहाँ पे डबल आ? हाँ, इस क्वेश्चन में अब अगर आपको आंसर पता है, इसके बाद आप इनडायरेक्टली निकाल सकते थे कि सपोर्ट ने कितना वर्क किया। कैसे?
अब इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट के बीच में वर्क एनर्जी लगा दो, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? अननोन वर्क डन बाय सपोर्ट। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? डेल्टा के ई में कुछ आएगा? डेल्टा के ई वो तो जीरो ही है। डेल्टा पी में दो टर्म्स आएंगी, एक तो ग्रेविटी वाली और एक स्प्रिंग वाली, तो उससे आप निकाल सकते हो कि वर्क डन बाय सपोर्ट क्या, राइट? उसमें आपके पास दो अननोन हो गए ना, एक तो डेल्टा, ये स्प्रिंग का आपको पता ही नहीं डेल्टा पी कितना है। राइट बच्चों, सबको आ गया समझ? निकालना बच्चों फटाफट, यहाँ पे क्या आता है वर्क डन बाय सपोर्ट। माइनस आएगा, हाँ। आ गया समझ बच्चों? आप देख लो ध्यान से, राइट हैंड साइड पे इसी चीज को ही आपने जीरो पुट किया था, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स को, यहाँ पे उसी की कुछ वैल्यू है, और वो फर्क क्यों पड़ रहा है? वही सपोर्ट के बंधन के साथ। सबको क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में 01 का ई पार्ट करना है, ठीक है? ध्यान से, डी नहीं ई। और 3A का आपने करना है, कहां तक की हुई है 3A? सी किया हुआ है? ठीक है, फिर 3A का भी ई कर लेना। और जो हमारी पुरानी 3B चल रही थी उसके कितने कर लिए थे हमने अभी? ठीक है, तो वो फर्स्ट 20 मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, ठीक है? फिलहाल आप मतलब यही वाला करो आगे पार्ट, ई पार्ट, इसके भी काफी क्वेश्चंस होंगे। चलो ओके बच्चों।